सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब, साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे तज्जियाकार राना ताहिर साहब भी। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत में शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मोदी सरकार तमाम तर रियासती जबर के बावजूद मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मुतनाज़ बिल के खिलाफ अब तक हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुजाहिरों की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही। मुजाहिरीन जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज इस वक्त जारी है। और ये भी देखा जा रहा है कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में हुकाम ने कर्फ्यू और एमरजेंसी का निफाज भी किया हुआ है और इंटरनेट की जो सर्विस है उस तक रसाई भी मुअत्तल की हुई है। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। जो कि हम मकबूजा कश्मीर में देखते थे, अब भारत के अपने अंदर हो रहे हैं। आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। साथ साथ हमने देखा कि पुलिस के साथ साथ फौज की मदद भी तलब कर ली गई है। लगारी साहब, क्या लगता है आपको, ये मकफ़ात अमल हो रहा है? देखें, ये सूरत हाल बहुत वाज़ेह थी पहले से। जब कश्मीर में ये सूरत हाल पेश आई और इंडिया में लगता था कि खामोशी है तो वो खामोशी बहरहाल एक तूफान का पेश खैमा थी और जिसे मोदी और उनकी जो पूरी टीम है वो नहीं समझ सकी कि भारत जो है एक नई सूरत हाल से दो चार है और भारत के लोग इस सूरत हाल को कबूल नहीं करेंगे और वो मुज़ाहमत करेंगे, इसलिए कि उनकी जो बुनियाद है वो ये सब कुछ नहीं है। वो जो है वो हिंदुत्व पर अगर जाते हैं और जाएंगे, जो आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ी खाई उनकी मुंतजर होगी और वो उसमें गिरते चले जाएंगे। इंडिया ने अगर मोदी को रखना है और मोदी को ही अपना लीडर रखना है तो इस बात के लिए तैयार रहे कि इंडिया जो है वो बहुत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो एक मुल्क के तौर पर बाकी नहीं रह सकता। जो मोदी का माइंड सेट है और जो राष्ट्रीय सेविंग संघ का माइंड सेट है, जो माइंड सेट है, जो महासभाई माइंड सेट है, वो नहीं, वो पूरे के पूरे इंडिया को एक साथ नहीं रख सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। इंडिया की हर रियासत अलग होगी और ये कश्मीर से तो इसका आगाज हुआ है। लेकिन ये यहाँ से शुमाल से जनूब और मशरक से मगरिब तक भारत जो है वो एक इकाई के तौर पर बाकी नहीं रहेगा। लोग अपने लिए मुकम्मल तौर पर हर सूबा आज़ादी मांगेगा और हर इलाका अपनी आज़ादी मांगेगा, इसलिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रायरसन ने लिखा है कि यहाँ 1800 ज़ुबानें बोली जाती हैं। जिस मुल्क के अंदर इतनी डाइवर्सिटी हो, इस मुल्क में इतने मज़ाहिब हैं और ये हिंदू जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम ब्राह्मण जो हैं या हम खिस्त्री जो हैं या हम वो जो हैं अपना दलित हैं, ये अलग अलग शायद सारे मिलकर ही हिंदू होंगे। लेकिन ये तबकाती तकसीम दायमी तकसीम है और जब तक कि इनमें से एक अपने आप को फाते समझता रहेगा अक़लियती ब्राह्मण, उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। इवन खिस्ती अगर अपने आप को समझते रहेंगे इस तरह से तो वो भी नहीं होंगे। और चूंकि ये ताजिर तबका और ब्राह्मण जो अपने आप को मुकद्दस समझते हैं, उन्होंने दलितों पर, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर और बुद्धों पर और जो है दीगर मजहब, जैन मजहब मानने वालों पर सबका अरसा हयात तंग कर दिया है। और वो ये समझ रहे हैं कि अगर सबसे बड़ी अक़लियत जो है मुसलमान ही अगर महफूज नहीं है तो छोटी अक़लियतों को तो ये खा जाएंगे। और ये एलानिया कहते रहे हैं कि हम मुसलमानों को और ईसाइयों को ख़त्म करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आगाज़ हुआ है और ये आगाज़ जो है ये इंडिया के अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। और मोदी ने जिस सूरत हाल का आगाज़ किया है वो इंडिया की तकसीम पर, इंडिया के टूटने पर, इंडिया के दरहम बरहम होने पर, इंडिया के टूट जाने पर जाकर ख़त्म होगा। इसलिए कि ये रास्ता इन्होंने खुद चुना है और अपने जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे उनकी जो तालीम थी उसको उन्होंने फरामोश कर दिया है और उससे एक तरफ हट गए हैं। तो अब तो उन्होंने खुद अपने लिए रास्ता चुना है। ये एक कई रियासतें बनेंगी, कई मुल्क बनेंगे और ये इंडिया में से ही बनेंगे। ठीक है, राना ताहिर साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। राना ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं, भारत में बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्हीं का मीडिया और उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एहतजाज कर रही है, मोदी सरकार ने जो चाल चली आपके ख्याल में उल्टी उन पर ही पड़ गई? जी देखिए, नज़ीर लगारी साहब अभी जो फरमा रहे थे, मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ
कि भारत तबाही की तरफ जा रहा है और नरेंद्र मोदी भारत के टुकड़े टुकड़े करवाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हिंदू समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की इन जालिमाना पॉलिसियों के नतीजे में हिंदू महफूज हो जाएंगे या उनको बर्तरी हासिल होगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर ये मोदी अपने इन अज़ाइम में कामयाब हो गया तो फिर निचली जात के जो हिंदू हैं उनकी बारी आएगी। ये जो है नस्ल प्रस्त आदमी है और इसने मुकम्मल तौर पर 21वीं सदी में एक फाशिस्ट हुकूमत हिंदुस्तान पर मुसल्लत की है। ये खुद हिंदुस्तान के अवाम को चाहिए कि वो इस जालिम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। बहुत सारे इलाकों में तो लोग उठ खड़े हुए हैं। आप देखें कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला जो हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इन्होंने तो देखें तमाम इखलाकी कदरों को पामाल किया है। दुनिया में जो अमेरिका के हामी हैं वो भी इनकी इस पॉलिसियों की मजम्मत कर रहे हैं। तो ये जा तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। इनका रास्ता जो है वो अंजाम जो है, बिल्कुल सही कहा नज़ीर लगारी साहब ने कि अब हिंदुस्तान में एक नहीं कई मुल्क बनेंगे। यहाँ पे सिखों की अलग रियासत भी बनेगी, यहाँ पे कश्मीर भी आज़ाद होगा, यहाँ तामिलों की अलग रियासत भी बनेगी, नागालैंड भी एक अलग रियासत बनेगी। आप देखें आगे जाके होता क्या। और मगरबी बंगाल जो है वो भी इंडिया के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, यानी आपको भी लग रहा है कि हिंदुस्तान अब आगे जाके तकसीम हो जाएगा। लगारी साहब, भारतीय मुतनाज़ कानून पर सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी एहतजाज किया जा रहा है। आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी इदारों का जो दबाव है वो मोदी सरकार को रोक पाएगा? देखें, बैनुल अक़वामी इदारे उस वक्त खामोश रहे जब कश्मीर के ऊपर इतनी बड़ी वारदात हुई और कश्मीर को जिस तरह से कर्फ्यू नाफिज किया गया और जिस तरह से अभी तकरीबन 150 दिन होने वाले हैं और कश्मीरों पर एक क़यामत सुगरा बरपा है और उनको घरों तक महदूद कर दिया गया है। और पिछले अगस्त से लेकर अब तक लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपने मामूलात ज़िंदगी की तरफ नहीं आ रहे हैं, उनके आलमी सतह पर उनके राब्ते कटे हुए हैं। जदीद दौर में वो किसी से राब्ता नहीं कर सकते, इंटरनेट के जो है वो सारे के अच्छा, इस सारी सूरत हाल को दुनिया खामोशी से देखती रही। अब इंडिया का रुख मुड़ा है, अब मोदी का रुख मुड़ा है एक बड़े सेगमेंट की तरफ, सबसे बड़े सेगमेंट की तरफ जो इंडिया की आबादी का मेजर पोर्शन है मुसलमानों की तरफ। तो क्या इस तरह से इनका ख्याल है कि ये खत्म कर लेंगे? अब दुनिया के इंटरेस्ट है ना, अब ये क्या इस पर और तो छोड़ देना, क्या ये जो इस्लामी मुल्क बड़ा बिजनेस कर रहे हैं इंडिया के साथ वो जारी रख सकेंगे? क्या इस्लामी मुल्क जो इंडिया की बड़ी आबादी है, यानी दुनिया में अगर किसी एक मुल्क में सबसे ज्यादा मुसलमान है तो इंडिया में है, तो क्या ये इनकी आवाज जो है वो दुनिया नहीं सुनेगी? क्या इस्लामी बिरादरी नहीं सुनेगी? क्या ये जो यूरोपीय ममालिक है वो नहीं सुनेंगे? क्या अमेरिका नहीं सुनेंगे? वहाँ के अवाम नहीं सुनेंगे? एक तो वहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल है कि वो समझ रहे हैं और आलमी बिरादरी को इस बात का एहसास है कि मोदी का ये रवैया आलमी अमन के लिए खतरा है। अब कुछ बात करते हैं साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, जिनके बारे में बारहा लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो शरीक मुल्जिमान थे आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर तज्जिया लेंगे। क्लिप आपने देखा। राना ताहिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं किसी फरीक को शामिल ना करना क्या मुकदमे की शफाफियत को कम नहीं कर देता? क्योंकि शरीक मुल्जिमान में चौधरी शुजात साहब भी शामिल थे और उन्होंने तो खुद कहा था कि मुझे भी शामिल तफ्तीश करें। जी देखिए, बात यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया इसकी बुनियाद ही बदनीयती पर मबनी थी। ये मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी एक मुकदमा था। अच्छा। जो नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती इंतकाम के लिए कायम किया था। ये कहना कि वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि वो किसको मुल्ज़म नामजद करती है और किसको नहीं, यानी वफाकी हुकूमत आइन से मावरा होती है कि अगर वो आइन तोड़ने वाले एक बंदे को आप नामजद करते हैं तो वफाकी हुकूमत किस इख्तियार के तहत बाकियों को, क्या वो बाकियों का आइन तोड़ने का अमल उसको जायज़ समझते हैं? फिर बात यह है कि आइन का आर्टिकल 6 जो है इसमें आइन शिकनी के हवाले से जो सज़ा रखी गई है आइन को मुअत्तल करने के हवाले से, ये 2010 में आई है। तो 2010 में जिस सज़ा का आप तयन कानून में करते हैं वो 2007 के मुकदमे पर किस तरह लगा सकते हैं? फिर इसमें एक और अहम बात जो है वो ये है कि आर्टिकल 6 को उसकी रूह के मुताबिक पढ़ा जाए। जी। आप अगर आर्टिकल 6 लगाते सही नेक नियति से तो आप मुझे बताएं कि आर्टिकल 6 की जद में
वो फाजिल जज साहबान नहीं आते थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के LFO के तहत हलफ उठाया था? क्या उस वक्त उन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया था? क्या ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर पिछले दौर से लगना है, अगर 2007 में कानून लगना है 2010 वाला, तो नवाज शरीफ पर क्यों नहीं लगता? ठीक है, यानी आप ये समझते हैं वो भी जग के साथी रहे हैं, साहब के ऊपर भी लगना चाहिए। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं? 2013 में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया था और वो मुशर्रफ साहब के खिलाफ था। अपने पुराने बयानिए पर कायम रह सकेंगे सदर साहब, आपको लगता है? एक तो ये कि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, अगर ये माजी मुअस्सर माजी कानून है तो फिर शुरू होगा वहां से जहां सबसे पहले आइन चिकनी हुई है, जहां सबसे पहले तोड़ा गया था आइन साल असम्बली को, ये वहां चला जाएगा। अगर मुअस्सर माजी कानून है तो अगर ये तय हो गया है कि ये जो कानून बनाया गया था, पहले आर्टिकल 6 के अंदर ये चीज मौजूद थी कि आर्टिकल 6 के तहत अगर कोई आइन को एब्रोगेट करता है या आइन को सबवर्ट करता है तो वो हाई ट्रीजन करता है, लेकिन सजा का तयन नहीं हुआ था कि हाई ट्रीजन की सजा क्या हुई। ये जाकर फैसला हुआ 2010 में कि अगर कोई गद्दारी करता है तो उसकी सजा जो है वो मौत होगी या उम्र कैद होगी। तो ये 2010 में फैसला हुआ। क्या ये भी तय हो गया था कि ये कानून जो है मुअस्सर माजी होगा, यानी कि ये 1950, 1952, 1954, 1955, 1958, 1969 इसके बाद या 1977 के जो बड़े बड़े फैसले होते रहे, क्या उस पर भी अमल दरामद होगा? अगर ये तय हुआ है तो फिर आपको शुरू यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, शुरू वहां से करना पड़ेगा जहां से इसका आगाज हुआ था, जहां से पार्लियामेंट को या आइन साज असेंबली को गुलाम मोहम्मद ने किया था, और फिर गुलाम मोहम्मद पर ट्रायल से शुरू करना होगा। अगर आपने 2010 के बाद करना है तो फिर आप परवेज मुशर्रफ पर नहीं कर सकते हैं, और उसके तहत अगर आप करते हैं तो फिर आपको उनके साथ जो भी शरीक थे और जिन लोगों ने भी उनकी इयानत की, जिन लोगों ने भी उनकी मदद की, तो फिर आप उनको भी ट्रायल पर ले आते हैं। जहां तक परवेज जनाब आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक है तो वो मर्जी के मालिक हैं, मुख्तार कुल हैं, सदर मुमलिकत हैं, वो अपनी सवाबदीद पर वो कवानीन या अखलाकियात या चीजों को की बजाय वो अपनी सवाबदीद देखेंगे कि सवाबदीद के तहत क्या कर सकते हैं। लेकिन सजा मौत को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ सदर साहब के पास है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो ये इख्तियार किन वजूहात की बिना पर इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि केस की मेरिट है ना, असल बात केस का मेरिट क्या है। अभी तक तो ये क्वेश्चन है ना, और दूसरी बात अपील का मामला है कि अपील में मामला जाता है, और अपील में अगर जाकर यही जो आपके इस्तगासा है वो जाकर कहते हैं कि जी हमें इससे इंटरेस्ट नहीं है और ये जो है ट्रायल ये ठीक नहीं लड़ा गया, या ये इसके ऊपर जो है अकेले परवेज मुशर्रफ थे, हमने तो कोलैबोरेटर को और जो इन्होंने जिन लोगों ने साथ में उनका साथ दिया है उनको भी हम लेना चाहते हैं और नए सिरे से चलाना चाहते हैं, तो भी जाहिर है कोर्ट को उसके मुताबिक फैसला करना होगा। अब बड़े मराहल बाकी हैं। एक के दो कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक अपील का होना बाकी है। जाहिर है उससे पहले तो सदर के पास ना फाइल जाएगी ना सदर इस पर फैसला करेंगे। उससे पहले अगर हाई कोर्ट इस फैसले को, खसूसी अदालत के फैसले को बरकरार रखती है, और फिर अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट जाकर बरकरार रखती है, तो फिर यहाँ से समरी मूव होगी, उनके लिए अपील जाएगी और या मर्सी पिटीशन जाएगी। फिर मर्सी पिटीशन अगर फैमिली की तरफ से जाएगी तो फिर उस पे ऊपर सदर फैसला करेंगे। सदर आज खुद अपनी मर्जी से तो फैसला नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर ब्रेक की जानी बढ़ना है। लगाई साहब, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर दीगर मामलात पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि मुल्क भर में जमात इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर आज़ादी मार्च का इनेकाद किया गया, और अब से कुछ देर पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब भी कर रहे थे। मुल्क भर से टोलियों की शक्ल में और रैलियों की सूरत में लोग इस्लामाबाद पहुंचे और एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, बहुत बड़ा जलसा था जिसका इनेकाद किया गया जमात इस्लामी की जानिब से। लगारी साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि अगर वो लीड नहीं कर सकते तो वो कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने के अलावा मेरे वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया। इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, हकीकत हाल तो बहुत ऐसी ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि
पाकिस्तान की तरफ से बहुत से इक़दाम जो किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए हैं। एक तो आलमी बिरादरी को इस पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए था, हम प्रॉपर नहीं कर सकें। एक अच्छी तकरीर जो थी वज़ीर आज़म की वो अक़वाम मुत्तहिदा में हुई थी, या वज़ीर ख़ारिजा भी बात करते रहे, लेकिन जिन मराकज़ में ताकत के जिन मराकज़ पर जाकर वहाँ पर ये बात करनी चाहिए थी वहाँ पर इस तरह बात नहीं हुई है। हमारे यहाँ से कुछ बड़ा वक्त जो है वो बीजिंग नहीं गया, मास्को नहीं गया, ब्रसल्स नहीं गया, लंदन नहीं गया, पेरिस नहीं गया और न्यूयॉर्क या वाशिंगटन नहीं गया। तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ से भारी भर के वफूद जाते और कश्मीरियों को साथ लेकर जाते। अच्छा। और कश्मीरियों के बारे में जो हक़ है कि वो लोगों के सामने जाकर बयान करते, मीडिया के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने, हुकूमतों के सामने, वज़ारत ख़ारिजा के सामने, हर मुल्क की वज़ारत ख़ारिजा के सामने, हर मुल्क के हुक्मरान जो भी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने जाकर पाकिस्तान का मसला और ख़ास तौर पर कश्मीरी अवाम का मसला पेश करते। लेकिन इस तरह से वो सही कह रहे हैं कि नहीं किया गया है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब तक क्या हुआ है, पाकिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस की ज़रूरत थी और तमाम फरीक पाकिस्तान के अंदर सियासत के, रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान की आर्मी के, पाकिस्तान की अदलिया के, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कश्मीर के इस मसले पर मिलकर बैठना चाहिए था। अच्छा। और एक मुत्तफिका लाए अमल होना चाहिए। ये वक्ती काम नहीं है कि आप एक दफा तकरीर कर लें, या खुद सिराजुल हक साहब एक दफा तकरीर कर ली, आप इस तकरीर से और इतना बड़ा जलसा करने से क्या हासिल है? क्या आपके काम में कंसिस्टेंसी है? क्या आपके काम में तसलसल है? क्या आपने अपना कोर इशू कश्मीर को बनाया हुआ है? जमात इस्लामी ने या किसी और जमात ने अपना फुल टाइम इस पर दिया हुआ है? जब तक आप कश्मीर पर अपनी पूरी अटेंशन नहीं देंगे तब तक आप ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि मसला हल होगा या आलमी बिरादरी इस पर मुतवज्जो होगी। आलमी बिरादरी कश्मीरी मुजालिम पर तो, कश्मीर पर होने वाले भारतीय मुजालिम पर तो अपनी राय दे रही है और देती रहेगी, लेकिन जब तक आप इसको एक इशू बनाकर, एक केस बनाकर दुनिया के सामने पेश नहीं करेंगे तो आपके साथ दुनिया कैसे चलेगी? बिल्कुल सही। राना ताहिर साहब, जिस तरह से सिराजुल हक साहब ने बात की, आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो बड़ी वाह वाह हुई, लेकिन आप भी ये समझते हैं कि सिर्फ तकरीर करना काफ़ी नहीं था बल्कि मज़ीद इक़दाम भी किए जाने चाहिए थे पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, ये जो सिराजुल हक साहब हैं, इनकी अपनी से और इनकी अपनी जमात की सियासत में कोई तसलसल नहीं है। अच्छा। बात यह है कि कश्मीर के मसले पर बिल्कुल सही बात है कि पूरी कौम को मुत्तफिक होना चाहिए और इसमें आवाज़ हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं वो उठानी चाहिए। देखें, ये पहली मर्तबा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े भरपूर अंदाज में न सिर्फ मसला कश्मीर उठाया, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की तर्जुमानी की। सिराजुल हक साहब जो हैं वो पहले कौम को ये तो बताएं कि जब वाजपेयी आए थे लाहौर तो इनकी जमात इस्लामी ने उनके खिलाफ मुजाहरा किया था और उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और जिस बेईमाना अंदाज में तशद्दुद किया गया जमात इस्लामी के कारकुनों पर, उसको फिर सिराजुल हक साहब बुलाकर फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जा बैठे थे। तो ये जो है जमात मसला यहाँ पर ये है कि ये तो हम हवाला दे देते हैं कि जी सदर आरिफ अलवी ने उस वक्त ये कहा था, ये बाकी जो ये सियासतदान सारे ही एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे हैं, ये बातें जो हैं वो तारीख का हिस्सा हैं। लेकिन बात यह है कि जमात इस्लामी ने खुद भी कश्मीर के हवाले से या मुल्क की कौमी सियासत के हवाले से कोई फ़ाल किरदार अदा नहीं किया। कभी ये सिराजुल हक साहब सीनियर वज़ीर बन जाते हैं KPK में, MMA की हुकूमत में, कभी ये इमरान खान की मखलूत हुकूमत में इनकी जमात शामिल हो जाती है, कभी ये कोई मौक़िफ़ लेते हैं, तो इनके मौक़िफ़ में भी कोई तसलसल नहीं है। ठीक है। लगारी साहब, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर खुसूसी अदालत का जो फैसला आया उसके खिलाफ MQM पाकिस्तान की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ आएंगी और उसके बाद लियाकताबाद फ्लाईओवर पर आकर इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब भी करेंगे। मुल्क के जो हालात हैं उनके पेश नज़र कितना अहम हो सकता है आज का ये जो इज्तिमा है? देखिए, एक सियासी नुक्ता नज़र है उनका और हर आदमी को, हर पार्टी को, हर फरीक को अपना नुक्ता नज़र पेश करने की आज़ादी और उसको करना चाहिए। अच्छा। और अगर ये समझ रहे हैं, MQM ये समझ रही है कि ये फैसला गलत है और बादियों नज़र में तमाम फरीक इस फैसले को क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको भी हक है कि वो अपना जुलूस लेकर आएँ, अपनी रैलियाँ निकालें और रैलियाँ निकाल कर अपनी राय का इजहार करें। मगर ये बिल्कुल सही है जो आपने कहा, मौजूदा हालात तो हमारे हालात तो
अक्सर बेशतर ऐसे ही रहते हैं, लेकिन बहरहाल बात तो चलती रहनी चाहिए। और जिनका अपना नुक्ता नजर है कि वो ठीक हुआ है, बल्कि ये होना अगर कुछ होता किसी फरीक का तो वो तो PMLN का होना चाहिए था, लेकिन PMLN तो अब इस पर कोई क्लियर नहीं है और इश्यूज पर बात कर रही है, इस मसले पर बात करने से गुरेज कर रही है। लेकिन ये अच्छा है MQM जो है एक नुक्ता नज़र लेकर आई है। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी शख्स के नुक्ता नज़र को डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सूरत में। ये उनका अपना नुक्ता नज़र है और बजा तौर पर उनका अपना नुक्ता नज़र पेश करने का हक। लगाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, PMLN किसी और ही नुक्ता नज़र पर बात करी है। आज उन्होंने सवात में जलसा भी किया और एहसन इकबाल साहब ने कहा चमचे कहते थे इमरान आएगा 2000 अरब डॉलर लाएगा। इस किस्म की बातें उनकी जानिब से की गई, हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाया गया सिर्फ। हाँ, ऐसा ही होता है। मसला ये है कि हमने कौन से गुल खिलाए थे और हमने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी। हमारे इन दौर में जो है ये PMLN के दौर में कौन सा शेर और बकरी एक घाट से पानी पी रहे, आपके दौर में भी सूरत हाल यही थी। पर वो खराब सूरत हाल और अगली हुकूमत को मुंतकिल हो गई। अब वो अगली हुकूमत के अंदर ना तजर्बेकारी ने अपने गुल खिलाए हैं, उससे और नताइज बरामद हुए हैं। बहरहाल अब सारे के सारे मेरा अब भी ये नुक्ता नज़र है कि तमाम फरीकैन को आपको लीडरशिप से इख्तलाफ होगा। हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ से या मियाँ शहबाज शरीफ से किसी को इख्तलाफ हो सकता है कि जरदारी साहब से किसी को इख्तलाफ हो या जरदारी साहब के फैमिली के लोगों से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन बहरहाल हमारे पास सियासी लोग यही हैं। इमरान खान हमारे यहाँ सियासी हैं और हमारी पार्टियां यही पार्टियां हैं। हम इन पार्टियों को नेशनल इशूज पर, बड़े कौमी इशूज पर तो हमें एक क्रॉस द बोर्ड बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए और हमें इस पर एक हल तलाश करना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से आगे ले जाया जाए। ठीक है राना ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से आज एहसन इकबाल साहब ने खिताब किया जलसे से और उन्होंने सिर्फ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जब भी कोई अपोजिशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं उनको तनकीद का निशाना बनाती है। ये लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आएँ और मुल्क के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनका कोई हल तलाश करें? ये देखें, मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये नहायत डटाई से बात करते हैं और अभी पता नहीं ये चाहते क्या है। आप मुझे ये बताएं कि 10 साल तक मुस्लिम लीग नून की बिला शिरकत गैर पंजाब में हुकूमत रही। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अभी 5 साल तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही मरकज़ में। इससे पहले भी वो 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर। और इन्हें पाकिस्तान के इक़्तिदार में क्या चाहिए? ये तो जब पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी उस दौर में भी ये 8 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे? लगारी साहब सही कह रहे थे कि इनके अपने दौर में क्या हो रहा था। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये जान नहीं छोड़ते। जमहूरी मुल्कों में क्या होता है, अब अमेरिका में एक सदर है, वो 2 मरतबा मुंतखब हुआ चले गए, उसके बाद पूरी कौम उनकी इज्जत करती है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और यहाँ पे ये चिमटे रहना चाहते हैं, ताहियात चिमटे रहना चाहते हैं इक़्तिदार के साथ, और ये जान ही नहीं छोड़ते। भाई 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म रह गए और आपने क्या करना है? ये जो सारा ड्रामा है मैं आपको बताऊं, देखें परवेज़ मुशर्रफ साहब के हक़ में जो आप अभी बात कर रही थी ना MQM की रैली का, MQM बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है और उनकी तरफ से इस फैसले पर अपने जज्बात का इजहार जो है वो एक फितरी अमल है। और ये जो सही कह रहे थे लगारी साहब कि हर सियासी जमात को इजहार राय की आज़ादी हो। मसला ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि उन्होंने मावराए आइन फैसला किया 2 नवंबर 2007 में। तो मोहतरम जस्टिस वकार अहमद सेठ साहब ने जो ये कहा कि ये डी चौक में लटकाया जाए, लाश को घसीट कर लाया जाए, क्या ये मावराए आइन फैसला नहीं है? ठीक है, ये भी तो मावराए आइन फैसला है। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा लगारी साहब, पाकिस्तान के नौजवानों में वीडियो गेमिंग का कल्चर परवान चढ़ने लगा है और अरसलान ऐश के बाद एक और पाकिस्तानी गेमर जिनका नाम है अवैस हनी, उन्होंने टेकन 7 टूर्नामेंट जीत लिया है। लगारी साहब, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों में, नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती उन्हें नहीं मिलती। क्या समझते हैं आप कि हुकूमती सतह पर क्या इकदाम ऐसे करने चाहिए कि ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिले? एक तो ये कि नौजवानों को पाकिस्तान के प्रोडक्टिव अमल में शरीक करना चाहिए, पाकिस्तान के नौजवानों को इंगेज करना चाहिए कि वो काम करें और वो बहुत ज़्यादा टैलेंट के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमारी तरजीहात जो हैं हमारी हुकूमतों की या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की या हमारे लोगों की, वो बहुत शार्ट साइटेडनेस पर होती हैं, बहुत कोताह नजरी से हम लोग देखते हैं और हम नहीं देखते हैं कि हमारी जो जनरेशन है नई आने वाली एक कितने बड़े पोटेंशियल के साथ, कितनी बड़ी ताकत के साथ, कितनी बड़ी
बड़े नॉलेज के साथ, कितने बड़े टेक्निकल नाउ हाउ के साथ वो आगे बढ़ रही है, हम उसकी तरफ देखते नहीं है, हम उनको सीरियस नहीं लेते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा उनकी जो है वो ग्रोथ हो चुकी है। हमें इस ग्रोथ से, इस ज़हनी सतह से, इस बहुत बुलंद नजरी से जो है हमें इसको अपने काम में लेना चाहिए और हम बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे यहाँ हालात हौसला शिकन होते हैं, हमारे यहाँ सियासी अमल हौसला शिकन होता है, हमारे यहाँ हमारा रवैया जो है, हमारी हुक्मरानी का तर्ज हुक्मरानी हमारी हौसला शिकन होती है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हौसला शिकन होती है, हमारे लोग जो पॉलिटिकल एलीट है वो हौसला शिकनी करती है। नौजवानों को आगे आने का मौका मिले तो वो बहुत ही बड़े पोटेंशियल के साथ पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाते हैं। राना ताहिर साहब, लास्ट कमेंट आपका है, हौसला अफजाई कैसे की जानी चाहिए ऐसे नौजवानों की? देखें, बिलाशुबा ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी कौम के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी नई नस्ल सेहतमंद और तवाना हो। हमारे बदकिस्मती से खेलों के शोबे को बहुत नज़रअंदाज किया गया और मौजूदा इमरान खान साहब खुद भी एक खिलाड़ी हैं, उनको चाहिए कि वो खेलों के शोबे में खसूसी तवज्जो दें और नौजवानों की, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करें। तालीमी इदारे, आप देखें ना, प्राइवेट तालीमी इदारे, छोटे छोटे घरों में तालीमी इदारे खुल गए हैं, वहाँ पे क्या हेल्दी एक्टिविटी होगी, क्या बच्चे खेलों में हिस्सा लेंगे, क्या करेंगे, इस तरफ तवज्जो देने की सूबाई और वफाकी हुकूमतों को ज़रूरत है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत का राना ताहिर साहब, नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।